FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद हमारे सभी देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2024 के 8वें महीने का 21वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुतालिक मालूमात वहाँ मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स का अख्ताम हुआ और उसके जो नताइज हैं वो आप सबके सामने है। हमारा दोस्त मुल्क चीन, इसमें अगर मजमूई तौर पे बात की जाए तो उसने तलाई के 40 तलाई तमगे यानी कि सोने के तमगे गोल्ड मेडल, उसने 40 गोल्ड मेडल लिए हैं, 27 सिल्वर हैं और 24 कांसी के तमगे जीत के अब तक की तारीख की उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस जो हैं वो दी हैं। और कहा यह जा रहा है कि 1984 के ओलंपिक्स के बाद अब तक की ये बेहतरीन नताइज हैं चीन के एथलीट्स के। और इस दफ़ा हमने देखा कि बहुत से रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी बने, बहुत से रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए। और अभी चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने इस 33वें समर ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले चीनी दस्ते से खुसूसी तौर पे मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ उनको सराहा और उन साथ ही साथ पूरी चीनी कौम पे भी उन्होंने जोर दिया कि चीन की तरक्की के लिए खेलों के शोबे में इस तरह की कारकर्दगी और लोगों की शिरकत जो है वो बहुत ही अहम है। आज ज़रा इस पे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के उमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब, बहुत ही अहम कामयाबी हमें देखने को मिली अपने दोस्त मुल्क चीन के एथलीट्स की तरफ से। और जैसे कि कहा जा रहा है कि ये चीन की जो बीजिंग कह रहा हूँ, जो ओलंपिक्स में कारकर्दगी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी से करार दिया जा रहा है सर। और फिर सदर शी ने मुलाकात भी की है चीनी दस्ते से और उसमें भी उन्होंने जो बात की उस पर भी हम चाहेंगे आप की राय लीजिए। पहले तो सर ये ज़रा बताइए कि खेल का जो शोबा है वो किसी भी मुल्क या कौम की तरक्की में क्या मानी रखता है सर? जी वो कहते हैं ना जी, हेल्दी माइंड इज अ थिंकिंग माइंड। के अगर आपका हेल्दी माइंड होगा, और हेल्दी माइंड आपका तभी होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप खेलों में हिस्सा लेंगे। और किसी भी कौम की तरक्की के लिए खेलों में तरक्की जो है वो एक तरह का एक पैमाना समझा जाता है। और उसे समझा जाता है कि कंट्री की यूथ कितनी एनर्जेटिक है, कंट्री की यूथ के अंदर कितनी स्पिरिट है। तो खेलों के मैदान में आपकी स्पोर्ट्समैनशिप, आपका स्टेमिना, आपका कंपटीशन की स्पिरिट, सब चीज़ों को होलसम तरीके से देखा जाता है। और ओलंपिक्स जो है वो हर 4 साल के बाद होता है और ओलंपिक्स के अंदर वो सारी स्पोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं जो कि नॉर्मल दिनों में शायद लोग बहुत ज़्यादा ना देखते हों। तो वो सारी स्पोर्ट्स भी ओलंपिक के अंदर जो कि ग्राउंड के ऊपर होती हैं, एथलेटिक्स के अंदर होती हैं, स्विमिंग, हॉकी और मेजॉरिटी ऑफ अदर स्पोर्ट्स शामिल होती हैं। और ओलंपिक्स के एक बड़ा प्रोसीजर होता है। किसी भी प्लेयर को ओलंपिक्स में उसकी वैसे सिलेक्शन नहीं होती, उसकी ओवरऑल कारकर्दगी देखी जाती है कि उसने बाकी कंपटीशंस में कैसा किया है। तो ओलंपिक्स में वही पहुंचता है जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। तो इस तरह अगर देखा जाए, ओलंपिक्स के अंदर कोई हारा हुआ खिलाड़ी नहीं पहुंचता, या ओलंपिक्स के अंदर कोई वैसे घर से उठ के नहीं पहुंचता। ओलंपिक्स में पहुंचने के लिए एक पूरा क्राइटेरिया है। तो इस दफा जो मेडल्स टैली रही उसमें आपने बिल्कुल ठीक बताया कि चाइना ने सोने के 40 तमगे लिए और सिल्वर 27 और ब्राउन्स 24 लिए। यहाँ मैं सामीन को ये भी बताता चलूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने और चाइना ने बिल्कुल उनको मजमूई तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स के ऑल्दो 125 तमगे हैं, बिकॉज उनके सिल्वर और ब्राउन्स मेडल ज्यादा हैं। खास तौर पे ब्राउन्स मेडल उनके पोजीशन वाले अमेरिका के 48 हैं और चाइना के 24 हैं। लेकिन अगर गोल्ड मेडल की तैयारी की जाए
तो अमेरिका ने भी 40 गोल्ड मेडल लिए हैं और चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल लिए हैं और ये दोनों पहली पोजीशन पे आते हैं गोल्ड मेडल के हिसाब से। और अगर गोल्ड मेडल के हिसाब से देखा जाए तो इतना ज्यादा फर्क है कि तीसरी पोजीशन पे जापान आता है जिन्होंने 20 गोल्ड मेडल लिए हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि चीन के गोल्ड मेडल 40 है, अमेरिका के भी 40 हैं, तो जो दूसरे नंबर पे गोल्ड मेडल ला रहे हैं वो जापान के आ रहे हैं, वो सिर्फ 20 हैं। तो उससे अंदाजा आप लगा लें कि चाइनीज ने कितना अच्छा इसमें परफॉर्म किया है। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हम लोग ऑलमोस्ट डेली बात करते हैं आप प्रोग्राम के अंदर के चाइना के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा होता है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये कसीर आबादी जो है, ज्यादातर आबादी चाइनीज जुबान नहीं समझती, जिसकी वजह से उनको जो चाइना के अंदर जो एक्चुअल सिचुएशन है वो नहीं पता चलती। तो लेकिन ओलंपिक्स के अंदर जो चाइना की परफॉर्मेंस है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो कि जिसको चाइना जिस पे वजह तौर पे फख्र कर सकता है। और बिल्कुल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मंगल वाले दिन ओलंपिक्स वाले लोगों से मिले भी, उनको शाबाश भी दी, उनको इनाम भी दिया और बहुत जगह पे उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में बात की, बिकॉज स्पोर्ट्स जो है वो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की एक निशानी भी होती है। स्पोर्ट्स आपका एक पावर हाउस होता है जो कि बताता है कि मुल्क किस तरह आगे बढ़ रहा है। और चाइनीज एथलीट्स ने न सिर्फ 40 सोने के मेडल भी हासिल किए और ओवरऑल मजमूई तौर पर दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा चाइना के बहुत सारे एथलीट्स ने दुनिया के रिकॉर्ड भी कायम किए, जिसमें जो चाइनीज स्विमर हैं, एक उन्होंने 4x100 मीटर का जो मेडले रिले होता है स्विमिंग का, उसमें उन्होंने जो चाइनीज स्विमर हैं उन्होंने 46.40 सेकंड के अंदर वो किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके अलावा चाइना ने 100 मीटर के फ्री स्टाइल के अंदर भी गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके अलावा अगर बेसिकली देखा जाए तो चाइना का जो एक मोटो है, चाइना ने अपना स्पोर्ट्स में जो मोटो बनाया हुआ है, फॉर्चुनेटली इस दफा ओलंपिक्स के अंदर भी वही मोटो था, वो था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो चाइना का भी आपको पता है कि चाइना भी कहता है फास्टर, हायर भी कहता है, स्ट्रॉन्गर भी कहता है और कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर के कॉन्सेप्ट के तहत टुगेदर भी कहता है। ओलंपिक की स्पिरिट भी इस साल यही थी। और अगर ओवरऑल चाइनीज उनकी हम परफॉर्मेंस देखी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बैडमिंटन में भी बहुत अच्छा किया, बल्कि जितनी भी गेम्स हैं हर गेम के अंदर उन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा सर, ये तो आपने सॉरी आपकी बात कटती मैच क्योंकि जिक्र स्पेन का हुआ, अपने बैडमिंटन का आपने जिक्र किया, तो अभी इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात और बड़ी ही एक खुश आइंद बात मैं चाहूँगा कि आपसे और सामीन से जब शेयर भी की जाए कि चाइनीज़ बैडमिंटन प्लेयर जो हैं वो उन्होंने जब अपना मेडल लेने के लिए वो गए हैं तो उन्होंने स्पेनिश ओलंपिक टीम जो है उसका उन्होंने पिन उन्होंने पकड़ी हुई थी और वो पोडियम पे गई और ये एक तरह से एक इजहार था यकजहती का, क्योंकि स्पेनिश जो उनकी मुखालिफ थी कैरोलिना, वो उनको इंजरी की वजह से दस्तबरदार होना पड़ा था मुकाबले से। तो ये एक जेस्चर जो है ये भी बहुत ही जिसको सराहा भी गया और देखा जाए तो ये बड़ा एक तारीखी जेस्चर लगता है सर। जी, मैं आपको ये बताऊं, इस किस्म के जेस्चर्स को चाइना की तरफ से नए नहीं है। मैंने सारे मुकाबलों में देखा है कि जहाँ पे चाइनीज एथलीट्स ने इससे भी आगे जेस्चर दिए हैं। एक दफा बहुत पहले मुझे याद है, पता नहीं एशियन गेम्स थी या कोई गेम्स थी, जिसमें आपने भी टीवी पे वो क्लिप देखा हो कि एक एथलीट जो है वो गिर गया था भागते भागते। तो जो बाकी एथलीट्स थे उसमें 2-3 ऐसे एथलीट थे, उन्होंने अपना भागना छोड़ के उसको उठा लिया था और उसको लेके साथ भागे थे। तो चाइना के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो चाइनीज यूथ की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर जो उनको एक सबसे अच्छी चीज सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ स्कूलों का मुझे दौरा करने का मौका मिलता है, तो उनको अच्छी चीज ये सिखाई जाती है टुगेदरनेस की, कि अगर आप लोग इकट्ठे हैं तो आप सब कुछ हैं और अगर आप इकट्ठे नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं।
तो इस चीज के तहत यही जेस्चर जो वो जाहिर बात है अपने स्कूल में सीखते हैं, स्पोर्ट्स में सीखते हैं, इवन इंटरनेशनल एरेना में जाते हैं तो वो ये जेस्चर शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसातत से, क्योंकि आज हम स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम को इस बात पे हमें जरूर मुबारकबाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान के भी अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और ओलंपिक का रिकॉर्ड कायम किया, मेरे लिए हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए भी ये बहुत अहम वो है, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग बिल्कुल हमेशा से पीछे रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ओलंपिक्स के अंदर इस किस्म का रिकॉर्ड कायम किया गया किसी पाकिस्तानी की तरफ से। तो मेरे ख्याल में आज का प्रोग्राम क्योंकि आपका स्पोर्ट्स के नाम पे है, तो प्रोग्राम के शुरू में ही अगर हम अरशद नदीम का जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम को चांद नहीं निकल लगेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। ऑल्दो पाकिस्तान ने टोटल 7 एथलीट भेजे थे, तो 7 एथलीट्स में से अगर रेशो वाइज देखा जाए 1 गोल्ड मेडल है। अमेरिका के सबसे ज्यादा एथलीट्स थे, कोई उनका जो कॉन्टिजेंट था वो तकरीबन 200 से ज्यादा खिलाड़ियों का था। 200 खिलाड़ियों में अगर उन्होंने 40 तलाई तमगे हासिल किए और पाकिस्तान ने 7 खिलाड़ियों पे 1 अगर गोल्ड मेडल हासिल किया, तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट और बड़ा रेशो के हिसाब से। और अभी सर जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि टोटलिटी में चले ठीक है, वो चूंकि नंबर ज़्यादा हैं उनके, उन्होंने ख़ास तौर पे कांसी के तमगे जो हैं, सिल्वर मेडल्स जो हैं और जो ब्रॉन्ज मेडल हैं वो ज़्यादा जीते हैं। अदरवाइज़ तो देखा जाए तो जो बड़े मुकाबले हैं, जिस तरह भी जितने भी चीन के जो एथलीट्स हैं उन्होंने तकरीबन बताया जा रहा है कि सभी जो मुख्तलिफ जो इवेंट्स हुए हैं इनमें, मतलब जितने भी खेलों के इस एथलेटिक के जितने भी शोबे हैं, 11 बड़े इवेंट्स के 14 झैली मुकाबलों में उन्होंने हिस्सा लिया है। तो ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा सर, इस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बात कर ली जाए, क्योंकि इस दफ़ा बहुत शोर था, बड़ा इस पे बात हो रही थी कि वो जो होता है ना कारकर्दगी बढ़ाने वाली ममनुआ अद्विया जो इस्तेमाल की जाती हैं, और उस पे ख़ास तौर पे यूरोप अमेरिका की तरफ से इस पे बड़ा जोर दिया जाता रहा है कि नहीं जी ये बड़ा इसमें सख्ती करने की ज़रूरत है। तो चीन ने इसमें भी बड़ा कमाल काम ये किया कि उन्होंने अपनी चूँकि ज़ीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी बना रखी है। तो बताया जाता है कि जी कि इस दफ़ा भी जो उन्होंने टेस्ट किए हैं अपने खिलाड़ियों के, जो कि टोटल खिलाड़ी जितने भी एथलीट शरीक हो रहे थे उनकी टोटल की 10% वो बनते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा खिलाड़ियों को उन्होंने किया। तो ये भी एक शफाफियत को ही वो जाहिर करते हैं। क्या कैसे देखते हैं आप? जी, मैं आपको एक बारे में बताऊं कि चीन के अंदर जो डिसिप्लिन है, ये इट इज पार्ट ऑफ द बेसिकली डिसिप्लिन चीन के अंदर सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है, हर लाइफ के हर हिस्से में डिसिप्लिन है। मैं तो जब भी चीन जाता हूं और वहां से जब भी वापस आता हूं, आई ऑलवेज ब्रिंग लेसन्स ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम देयर लाइफ। टाइम के बारे में वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, उनके वर्क एथिक्स, उनके मतलब हर चीज में डिसिप्लिन कमाल का है, और वही डिसिप्लिन स्पोर्ट्स के अंदर झलकता है। वेस्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि जो स्पोर्ट्समैन अगर कोई फेमस हो जाए तो वो अपनी जात को ही ऊपर समझता है, अपने मुल्क को ऊपर नहीं समझता। अगर आप बास्केटबॉल में देखें, अगर आप स्विमिंग में देखें, अगर आप बैडमिंटन में देखें, अगर आप वो आपको पता है विंबलडन के बड़े मशहूर मुकाबले होते हैं, उसमें विंबलडन के अंदर हमेशा हम लोगों के हवाले से जानते हैं, हमें नहीं पता होता है कि विंबलडन जिसने जीती है उसका ताल्लुक किस मुल्क से। मुझे तो बड़े अरसे बाद पता चला कि एक विंबलडन जो एक जीतती थी, वो एक स्टेफी ग्राफ एक होती थी जो जीतती थी, उसका मुल्क किसका है। जब हम छोटे होते थे उसका बड़ा नाम सुनते थे कि जी उसने विंबलडन ये टाइटल ले लिया, ये टाइटल ले लिया। कभी हमें विंबलडन जीतने वालों के मुल्क का नाम नहीं पता होता, उनके सिर्फ उनके इंडिविजुअल नाम पता होते हैं। हमें बॉक्सिंग में माइक टायसन का नाम पता होता है, हमें बड़े बड़े बॉक्सर्स का नाम पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस मुल्क के वो लोग हैं। हमें बैडमिंटन के अंदर, हमें लॉन टेनिस के अंदर उन बंदों के नाम पता होते हैं, मुल्क का नाम नहीं पता होता। लेकिन आपको चीन के किसी खिलाड़ी का नाम नहीं पता होगा, आपको ये पता होगा कि ये चीनी खिलाड़ी है। तो चीन के अंदर जो ये नेशनलिज्म है उनके खिलाड़ियों के अंदर, ये बड़ी बात है कि चीन का कोई भी खिलाड़ी अपने नाम
से नहीं पहचाना जाता, वो अपने मुल्क के नाम से पहचाना जाता है। वेयर एज अगर आप इंटरनेशनली देखें, बड़ी बड़ी गेम्स में, गोल्फ में टाइगर वुड्स का नाम है, गोल्फ में और बड़े बड़े नाम हैं, वो उनके शायद आपको उनमें से कईयों के मुल्कों के नाम ही ना पता हो, लेकिन चीन का खिलाड़ी जिधर भी जाता है उसका तखश्शुस, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी इज ऑलवेज हिज और हर कंट्री, दैट इज चाइना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू की यहीं से शुरू करेंगे। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और चीन के अमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 欢迎收听 FM 98中巴友谊台。तरक्की से जुड़ी है खुशहाली और नस्लों की खुशहाली की जामिन चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी। You're tuned into FM 98 Dosti channel. दिल के किसी कोने में ही याद तेरी मैंने छुपा रखी है, छुपा रखी है। भूला नहीं तू भी मुझे, बात यूं ही मैंने बना रखी है, बना रखी है। समाया थे दिल में वो ऐसे, अनजाने तो मिलते फिर कैसे। तुम बारिश में भीगे हम बहते, समंदर किनारे जो रहते, उम्मीदें लगा के वो बैठे, जो अपनों के गम वो भी सहते। ये दुनिया तो चाहती के बहके, ये बाग सी खुशबू से महके। मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल। आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर। नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती। छाँव में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह। अब खाए जाएं ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया। तेरी कमी पूरी हुई ना, आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा। तेरा ही एतबार, बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना। तू मुझ में देखे इंसान, बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला। तू है मैं हूँ और गहरी खामोशी, हम दोनों ही नहीं सुनते जो कुछ भी ये कहती होगी। गली है दिल की तंग, अब तेरा उसमें आना ना हो, दिल के मोहल्ले में अब तेरे मेरा जाना ना हो। तू है मैं हूँ और सिर्फ फासले हैं, राब्ते मुनक़ता और मुंतजिर हम आपके हैं। राजी नहीं राजदार भी क्या मांगते हम, खामियों पे पर्दे लोग कम ही यहाँ डालते हैं। हम सिरहाने रख के ख्वाब रातें जागते हैं, हम तुम्हें तुमसे बहुत बेहतर जानते हैं। सरगोशी में लूं नाम तेरा, तेरे लिए मैंने हया रखी है, हया रखी है। भूला नहीं मैं भी तुझे, मेरे लिए मैंने सजा रखी है, सजा रखी है। जिंदगी पे लिख चुके हैं फलसफे, इतनी दिल लगी कि खुद को ही ना पढ़ सके। बेकदर तो दर बदर यूं बेखबर ही चल पड़े,
यादें खींचती हैं आगे ही ना बढ़ सके, सादगी बन चुकी है बाजुदी, मुंतजिर खड़े उसी मुकाम पे हम आज भी। आज फिर तू आई नहीं, आज फिर तू शायरी, आज फिर तू एक गुमान याद तेरी खाएगी। वो थी मेरी रज़ा अब दुआ बन गई, ऐ मेरे खुदा क्या सजा बढ़ गई। मैं जागूं सारी रात वो सुबह बन गई, गरज के बरसते अब ये बादल नहीं। तू मेरे हर दर्द की दवा, मैं धूप में खड़ा महसूस कर जरा, मौसम बदलते हुए देखे हैं लोगों के बदलते रूप की तरह। शामिल अब तेरे दीवानों में मिलेंगे, ख्वाबों में रहते ख्यालों में उलझे सवालों में, क्या तुम पहचानोगे या फिर मेहमानों से कैसे भरोसा करे अब इंसानों पे। तू ही ख्वाब, तू ही मेरी ख्वाहिश, तू ही एहसास, मैं बयाबान तू बारिश। मिलेंगे फिर कभी उम्मीद भी तू आस भी, खुली किताब करते जख्मों की नुमाइश। कहानी कहाँ खत्म होती है, पूरी नहीं, हर कसम होती है, फिर मिलेंगे कभी अजनबी की तरह, इस आस ने दिल में सुबह रखी है, सुबह रखी है, सुबह रखी है। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुझे कहते हैं नासिर महमूद खान। हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के उमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। बात हम कर रहे हैं कि चीन की जो कारकर्दगी रही है इस दफ़ा के 33वें जो समर ओलंपिक्स का इनका पेरिस में हुआ था उसमें, और फिर सदरशी ने इन एथलीट से और इस पूरे जो भी पूरा दस्ता जो था चीन का जिसने नुमाइंदगी की थी पेरिस में चीन की, उनसे मुलाकात भी की है। और इस मौके पे उन्होंने कहा कि नए दौर और नए सफ़र में एक मजबूत मुल्क की तामीर को जामे तौर पे फ़रोग़ देना और चीनी तर्ज की जदीद कारी के साथ कौमी निशात सानिया का ये अजीम मकसद यकीनन खेलों की सनत की तरक्की के लिए एक मजबूत तहरीक पैदा करेगा। तो खालिद साहब, सदर शी की पॉलिसीज़ हमें नज़र आती हैं, उन्होंने ज़िंदगी के हर एक शोबे में, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी है, तालीम है, ज़राअत है, कोई एक शोबा ले लीजिए, उसमें उनकी पूरी न सिर्फ गहरी नज़र है बल्कि वो उसको खुद उसका फॉलोअप भी करते हैं और फिर लोगों को सराहते भी हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हमें नज़र आता है चीन की तरक्की में। कैसे देखते हैं आप सर? जी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अभी की बात नहीं है। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब गवर्नर होते थे उस जमाने की भी मुझे इत्तेफाक हुआ चाइना के अंदर जाके तस्वीरें देखने का और उनके उस जमाने की गवर्नरशिप के बारे में सुनने का लोगों से इत्तेफाक हुआ। तो एक बात का ये पता चला कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बहुत एहसास करने वाले इंसान हैं और वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वो तब भी वो सदर बनने से पहले भी जिस ओहदे पे फाइज रहे, वो जिस पोजीशन पे रहे, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट शी की आपको एक और भी बात बताऊं कि जब वो गवर्नर थे तो उस जमाने में एक प्रोविंस में जहाँ से इनके सूबे में जहाँ जिस प्रोविंस से साथ वाले प्रोविंस से पानी आता था, दरिया का पानी आता था, तो इनके प्रोविंस में वही पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो प्रेसिडेंट शी एज गवर्नर उस सूबे में तशरीफ लेके गए और इन्होंने उस सूबे के लोगों से और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात की कि जी हमारे सूबे में क्योंकि आपके सूबे से दरिया बह के आ रहा है और हमें क्लीन वाटर की जरूरत है पीने के लिए, तो हमारी गुजारिश ये है कि आप इस पानी के दरिया के साथ आप किसी किस्म की इंडस्ट्री ना लगाएं। उसके इन ल्यू आपने जो इंडस्ट्री लगानी है, हम अपने सूबे में इंडस्ट्री लगाएंगे और आपको हम खुद काम करके कमा के हम आपको पैसे देंगे, ताकि ये कि सिर्फ इसलिए देंगे कि हमारे कहने पे आपने साफ पानी
जहाँ से आ रहा है वहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं फेंका या वो नहीं किया, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और प्रेसिडेंट शी ने फिर वापस अपने सूबे में आके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया। इसी तरह जब प्रेसिडेंट शी जब से सदर बने हैं, हम देखते हैं कि वो लोगों में बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं। अगर आप कभी चाइनीज़ मीडिया को फॉलो करें, ख़ासतौर पे CGTN को और CMG को, चाइना मीडिया ग्रुप जो सबसे बड़ा उनका मीडिया ग्रुप है, जब उसमें प्रेसिडेंट शी की एक्टिविटीज दिखाते हैं तो बहुत सारे ऑलमोस्ट एवरी डे, अगर प्रेसिडेंट शी मुल्क से बाहर नहीं है और बीजिंग में कोई अहम फॉरेन डिग्नेटरी विजिट नहीं कर रहा, तो प्रेसिडेंट शी जो है वो अपना ज्यादातर टाइम जो है वो मुख्तलिफ सूबों के विजिट पे और अवाम के साथ गुजारते हैं। वो रूरल एरियाज में भी जाते हैं, बैकवर्ड एरियाज में भी जाते हैं, और वो अवाम से उनके मसाइल फर्स्ट हैंड वो सुनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी एक आदत में शामिल है कि वो लोगों के अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जब ओलंपिक टीम वापस गई है, जितने ज़्यादा तादाद में वो मेडल्स लेके गई है, इस पे जाहिर बात है शाबाशी बनती थी, और प्रेसिडेंट शी ने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और निकाल के वो मिले। वेरएज़ अगर मैं नाम लिए बगैर आपको बताऊं कि एक ऐसा भी मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा तमगे हासिल किए, लेकिन उनके सदर के पास टाइम ही नहीं है अपनी ओलंपिक की टीम से मिलने का। तो वहाँ पे तो कोई वॉशिंगटन से हमने ऐसी खबर नहीं सुनी कि सबको इकट्ठा किया गया और उनको कोई शाबाश दी हो, बल्कि मैं तो मीडिया पर पढ़ रहा था कि उनके तो बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो यूरोप में भी अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, सारे वापस भी नहीं गए। तो इससे जाहिर होता है कि न सिर्फ ये सारे एथलीट वापस गए बल्कि अपने सदर को मिले, और प्रेसिडेंट शी ने सिर्फ तमगों वालों को नहीं बुलाया, उन्होंने पूरे कॉन्टिजेंट को बुलाया, और जो लोग नहीं भी जीत सके उनको भी इनाम दिए गए, और इस बात के इनाम दिए गए कि ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज हुकूमत का जो ह्यूमन सेंट्रिक, आपको पता है जो चाइनीज हुकूमत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक आइन है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जोर है वो ये है कि ह्यूमन सेंट्रिक से मुराद के वो इंसान के इर्द गिर्द घूमता है, कि इंसान के तरक्की के लिए, इंसान के आराम के लिए, इंसान को वो सब चीजें मुहैया की जाएं जो कि हर एक का हक है। तो उसके तहत सारे एथलीट्स को उधर इनाम भी दिए गए हैं, जो तमगा नहीं भी हासिल कर सके उनको भी इसी तरह इज्जत दी गई है जिनको तमगे मिले। अच्छा सर, तो ये जैसे भी आपने वो हवाला भी दिया कि जिसके उनकी इंसान दोस्ती और जो तबाह है उनकी हलीम, उस हवाले से, तो ये एक किसी भी मुल्क या किसी भी कौम के रहनुमा का टुवर्ड्स हिज और हर नेशन, वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा एक एलिमेंट है कि जिससे उस कौम के अंदर भी वो जज्बा बेदार होता है कि वो उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो जब से ख़ास तौर पे सदर शी जिनपिंग सदर बने हैं 2000 की जो दूसरी दिहाई है उसमें ऑनवर्ड है, तो उसमें जो हमें चीन की तरक्की और जितना मुतहर्रिक उसका हर शोबा नज़र आता है, उसमें ये एलिमेंट भी कारगर है सर? जी बिल्कुल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी जब से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सदर बने हैं, इन्होंने इनके दौर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बहुत सारी, उनके आइन के अंदर बहुत सारी चेंजेस की गई। और अभी जो प्रेजेंटली कम्युनिस्ट पार्टी का मैं आपको बताऊं, एक सबसे मजे की और अच्छी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है वो जब से बनी है, वो हर चंद सालों के बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है या जो लेटेस्ट उनको अच्छी चीजें लगती हैं, वो अपने कम्युनिस्ट पार्टी के आइन के अंदर वो चीजें शामिल करते हैं। वो कोई उनका दकियानुसी किस्म का वो नहीं है कि जी ये 10,000 साल पहले हम ये करते थे। वो चाइनीज कौम और कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज हुकूमत तीनों इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमें माशरे की तरक्की के साथ कदम चला के आगे बढ़ना है। तो प्रेसिडेंट शी के अंडर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बहुत सारे इक़दार को, बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। और ये जो मैंने आपको बताया ह्यूमन सेंट्रिक वाली बात आपको बताई है,
ये आज से चंद साल पहले जब कम्युनिटी ऑफ स्टेट फ्यूचर का और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव्स आए, तो उसमें चीन ने सबसे पहले अपने आइन को और अपना एक जो उनका एक गवर्नेंस का सिस्टम है, उसके अंदर उन्होंने उसको ह्यूमन सेंट्रिक का नाम दिया और उसको उन्होंने कहा कि जी ये ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द हमारा आइन भी घूमेगा, हमारे ह्यूमन राइट्स भी घूमेंगे, सारे राइट्स हमारे जो हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर घूमेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि चीन के अंदर आपको गरीब लोग भी मिलेंगे, अमीर लोग भी मिलेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली हुकूमत ने गरीबों को भी उसी लेवल की अकोमोडेशन दी हुई है, कि गरीबों को भी उन्होंने उसी लेवल के अपार्टमेंट्स बना के दिए हुए हैं। और चीन में क्योंकि आपको पता है कि उनका रियल स्टेट का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे वो 30 साल के लिए या 60 साल के लिए हुकूमत जो है वो लीज पे आपको जमीन देती है या अपार्टमेंट देती है। तो 30 साल के बाद वो जब लीज को रिन्यू करते हैं तो उससे वो आपको नया अपार्टमेंट बना के हुकूमत दे देती है। तो चीन के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको कोई घर 30, 35, 40 साल से पुराना नजर नहीं आता, कोई अपार्टमेंट, कोई बिल्डिंग आपको पुरानी नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जिस तरह हर चीज ही कल बनी। तो काफी लोगों से मैंने पूछा कि ये क्या तरीकाकार है, तो उन्होंने बताया कि जी हमारा सिस्टम इस किस्म का है कि हुकूमत जो है उन्होंने हर सूबे की हुकूमत ने, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बहुत सारे सूबे हैं और सूबे तकरीबन अपने माली मामलात में और अपने डेवलपमेंट के मामलात में इंडिपेंडेंट है। फेडरल गवर्नमेंट उनको इंटरफेयर नहीं करती, फेडरल गवर्नमेंट उनको एक गाइडलाइन दे देती है, बाकी सूबे अपना खुद करते हैं। तो हर सूबे ने ये चीज रखी हुई है कि वो अगर एक शहर आबाद किया है तो उसी के बाहर साथ साथ एक नया शहर आबाद करना शुरू कर देते हैं, सो दैट के आज से 10 साल 15 साल के बाद जब शहर के अंदर की बिल्डिंग्स पुरानी हो जाए तो वो गिरा के अगर दोबारा बनानी भी पड़े तो वहां पे ये ना हो कि किसी को दरबदर होना पड़े, उनको एक नई अकोमोडेशन और एक अच्छी अकोमोडेशन दे दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि एक सोशल वेलफेयर स्टेट जो है वो यही होती है। बेसिकली अक्सर हम जब बात करते हैं सोशल साइंसेस के अंदर के स्टेट का और लोगों का आपस में ताल्लुक क्या होता है, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी एक स्टेट का अपने एक आम आदमी के साथ जो ताल्लुक है उसको किस तरह डिफाइन किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो चीनी डेफिनेशन है वो सबसे ज्यादा अहम है। स्टेट और अवाम का ताल्लुक जो है वो ये है, स्टेट अवाम के लिए हर चीज कर रही है, स्टेट अवाम के लिए मेडिकल भी कर रही है, स्टेट अवाम को नौकरी भी दे रही है, स्टेट अवाम को सड़कें भी बना के दे रही है और स्टेट अवाम को घर भी बना के दे रही है। तो मेरे ख्याल में स्टेट और अवाम का जो एक रिलेशनशिप की एक रोशन मिसाल है वो चीन का गवर्नेंस मॉडल है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर साहब आपके वक्त और तज्जिए का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार और चीन के अमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। बात हमने की कि चीन के जो ओलंपिक में इस वक्त कारकर्दगी रही है, इसी माह अख्ताम को पहुंचे थे ये ओलंपिक्स और उन पूरे चीनी दस्ते से मुलाकात की सदर शी ने, और वो क्या क़ुव्वत मुहर्रिका है जो कि किसी भी मुल्क के खिलाड़ियों को अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए तैयार करती है और फिर दुनिया खेल के बड़े से बड़े मुकाबलों में जाके अपनी बेहतरीन कारकर्दगी न सिर्फ खेल के शोबे में बल्कि एक जिसे हम कहते हैं ना कि खेल की जो असल रूह होती है, जो एक जिसे आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह लीजिए, लेकिन अब चूँकि ये दौर तब्दील हो गया है तो हम इसे स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट भी कहते हैं, तो उस स्पिरिट का वो मुजाहरा भी करते हैं। तो 1984 में मैं आपको बता रहा था कि उसके बाद कहा जाता है कि जी ये बेहतरीन कारकर्दगी। तो 1984 का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि आज से 40 साल पहले चीन ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, 1984 में पहला गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक मुकाबलों में। और उसके बाद देखिए 40 साल का सफ़र है और इस 40 साल के सफ़र में आप देखिए कि क्या कारकर्दगी देखने को मिली कि जो मेडल्स टेबल पे सर फहरिस्त मुल्क है अमेरिका, उसके भी 40 मेडल्स हैं गोल्ड, और चीन जो है उसके भी गोल्ड के 40 मेडल हैं। फ़र्क सिर्फ वहाँ आ गया कि चूँकि ब्रॉन्ज मेडल
जो हैं वो ज़्यादा हैं अमेरिका के, तो इस वजह से उसको मेडल्स टेबल पे पहली पोजीशन उन्होंने दे दी है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है और इस पे हमने आज जो बात की कि सदर शी ने जिस तरह से सराहा है अपने खिलाड़ियों को, वो भी बहुत अहमियत का हामिल है कि जब आपके मुल्क की क़यादत आपको ख़ास तौर पे मदऊ करे और आपकी हौसला अफजाई करे और आपसे आपकी कारकर्दगी पर बात करे, तो आपको एक और ज़्यादा हौसला मिलता है और ज़्यादा आपका जज्बा जो है वो जवान होता है और आप पूरी कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए आप बेहतरीन से बेहतरीन कारकर्दगी जो है उसको बुरुए कार लाएं। सदर शी ने इस दस्ते से जब मुलाकात की तो उसमें उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीनी दस्ते ने बेहतरीन अखलाकियात का भी मुजाहरा करते हुए मेडल्स जीते हैं और खेलों की अखलाकियात को फ़रोग़ दिया है। जी हाँ, जो मैं अर्ज़ कर रहा था ना, स्पिरिट। साथ ही सदर शी का ये कहना था कि वसी पैमाने पर इज़्ज़त और पहचान हासिल की है और नए दौर में चीन की साख को भरपूर अंदाज से उजागर किया है। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि ओलंपिक्स की तैयारी के नए दौर में हर कोई सख्त मेहनत जारी रखेगा, तरबियत और मुकाबले की सतह को बेहतर बनाएगा और कमज़ोरियों को दूर करते हुए हुनर की तरबियत को तेज़ करेगा। तो नाजरीन और सामीन, कोशिश यही करनी चाहिए कि आपका ताल्लुक जिस भी शोबे से हो, अपने वतन की तरक्की, उसकी नेकनामी, उसकी खुशहाली के लिए अपनी तमाम तर तमन्नाइयाँ नेक नियति के साथ बुरुए कार लाई जाए। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान नासिर महमूद खान को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी शर्त है और अगर सेहत ने इजाज़त दी तो आपसे फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगी उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। टेक केयर, खुदा पामान।